गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। ठीक है, अभी हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ये भी बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहते किसको हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, या इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या इसी को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, या इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। ये सारा एक ही सब्जेक्ट का नाम है, मैंने बार बार रिपीट करके आपको समझाया है, बताया है। तो उसका डेफिनेशन बेसिकली क्या होगा, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक एजम्पशंस क्या होगा। एजम्पशंस कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग मान के चलेंगे या क्या जानेंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले दिमाग में क्या क्या बातें डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो काम करने के पहले आपका एक प्लानिंग होता है, ठीक है, कि हमको ऐसे 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 कोई भी चीज़ को या वर्क को परफॉर्म करना है। तो उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट में उसका एजम्पशंस हम लोग मानेंगे कि ये सब्जेक्ट का एजम्पशन क्या है, इस मटेरियल के प्रॉपर्टी को कैसा कंसीडर करेंगे, इसमें मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा, ये मटेरियल किस तरह के लॉज को फॉलो करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यही है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझ लें कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है क्या। तो ये देखो, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहता क्या है कि ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एक अप्लाइड मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, या कह सकते हो कि मैकेनिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन करें, एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, ठीक है, वो बॉडी में इंटरनल फोर्स के कारण, बॉडी के इंटरनल फोर्स के कारण बॉडी का जो बिहेवियर होगा, जो बॉडी का नेचर होगा, उसके बारे में जहां तुम पढ़ोगे या आप जहां स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहलाता है। जैसे सिंपल सा बात कहने का ये है कि थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन के ऊपर हम फोर्स लगाएं, ये फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं चेंज कर रहा है कि जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं, ये बॉडी जिस एटम या मॉलिक्यूल का बना हुआ है, सेम अमाउंट का फोर्स जो एक्सटर्नल हमने फोर्स लगाया, सेम अमाउंट का फोर्स ये बॉडी जिस एटम या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स इंटरनली एक फोर्स को जनरेट करेगा, जो बाहर से लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तभी ये बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तभी ये बॉडी आपका डिफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कहता क्या है कि जब आपने बाहर से फोर्स का एप्लीकेशन किया, बाहर से फोर्स के एप्लीकेशन करने के बाद बॉडी में इंटरनल फोर्सेस के कारण, बॉडी के इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आया, बॉडी के अंदर क्या क्या डेवलप हुआ, ठीक है, उसके बारे में जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो बेसिकली हम लोग उसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, तो बॉडी वहां पे रिजिड बॉडी था, अगर आपने रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन किया तो फोर्स के एप्लीकेशन करने के बाद वो बॉडी का क्या नेचर होगा, ठीक है, उसके बारे में जहां तुम पढ़ोगे तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, तो एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के कारण बॉडी अपना स्टेट चेंज कर देगा, एक जगह से उठ के दूसरे जगह चला जाएगा, एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरे जगह चला जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा बाबू, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन होगा तो बॉडी में क्या क्या चेंज आएगा, तो बॉडी में चेंज ये आएगा कि बॉडी हो सकता है रेस्ट में रहे, या बॉडी हो सकता है कि मोशन में आ जाए, या बॉडी हो सकता है कि डिफॉर्म कर जाए, ठीक है, डिफॉर्मेशन। ये कहां पढ़े थे इन सारी बातों को, मैकेनिक्स के डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ाया गया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये पढ़ाया गया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन रिजिड बॉडी के ऊपर करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन रिजिड बॉडी के ऊपर करेंगे, तो रिजिड बॉडी तो आपको पता है कि रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिसपे हम फोर्स का एप्लीकेशन करेंगे, तो फोर्स के एप्लीकेशन के बाद वो बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स काफी हेवीली पैक होंगे, पैकिंग उसका बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सॉलिड होगा, जिस कारण से अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा। जो वहां पे आपका बताया गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, बॉडी अपना शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा
सिर्फ बॉडी अपने स्टेट को चेंज करेगा एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी का पूरा स्टोरी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है। लेकिन बॉडी के ऊपर फोर्स का एप्लीकेशन किया और बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो गया, बॉडी डिफॉर्म करना शुरू कर गया, तो किस कारण से डिफॉर्म कर रहा है, क्या वो कारण है, और वो डिफॉर्मेशन के कारण क्या क्या उसके अंदर डेवलप होगा, कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसका इफेक्ट अगर आप बॉडी किसी मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स के ब्रांच में पढ़िएगा तो बेसिकली वो आपका क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका अगर डेफिनेशन बोला जाए, ठीक है, तो एक लाइन में डेफिनेशन है इसका, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस। देखो अभी समझा, इंटरनल फोर्स मतलब अंदर के फोर्स के कारण, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट। इंटरनल फोर्स के कारण क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट बॉडी के अंदर आपका स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो स्ट्रेस क्या है बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे समझेंगे। बॉडी के अंदर स्ट्रेन जनरेट करेगा, तो स्ट्रेन क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे जानेंगे। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से जानेंगे समझेंगे। ये अलग अलग टॉपिक है आपको बेसिकली मॉस में पढ़ने के लिए। दैट आर काउज्ड बाय अप्लाइड लोड, दैट आर कॉज्ड बाय अप्लाइड लोड मतलब बाहर से फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, बॉडी में इंटरनल फोर्सेस के कारण, बॉडी के इंटरनल फोर्सेस के कारण उस बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आया उसके बारे में बेसिकली जहां हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी नोन एज क्या, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। जैसे सिंपल सा बात है कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे 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 दिन भर आप बैठे हुए हैं और आपको कुछ खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो बॉडी में एक तरह का आपका डिस्टर्बेंस फील होना शुरू हो जाएगा, भूख लगेगा। तो भूख लगने के बाद हो सकता है कि ज़्यादा देर तक अगर आप भूखे रह जाइए तो आपका तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, बॉडी में बहुत तरह का अनवांटेड बिहेवियर करना शुरू कर देगा, ठीक है, आप स्टेबलाइज होकर कोई भी काम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रक्रिया किसके कारण हो रहा है, इंटरनल चेंजिंग के कारण। तो इंटरनल चेंजिंग के कारण बॉडी के अंदर में जो जो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी मटेरियल के अंदर, डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी में हो सकता है स्ट्रेस डेवलप करे, बॉडी में हो सकता है स्ट्रेन डेवलप करे या डिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बारे में जहां हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे, उसी को हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको समझना है, जानना है। पहले आप डेफिनेशन सब्जेक्ट का समझ लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, तब उसमें क्या क्या है चीजें एक एक करके हम लोग समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत सारा डिटेल आपको समझ में आएगा। तो पहले तो हम लोग समझ लें कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहलाएगा। अगला अगर इसमें हम बात करें तो हम लोग समझ लेंगे, सिविल ब्रांच के बच्चे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें समझ लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कहते किसको है, स्ट्रक्चर से हम लोग क्या समझ पाते हैं। देखो तो स्ट्रक्चर बेसिकली कहता है क्या है कि स्ट्रक्चर एक इंटरकनेक्टेड मेंबर होता है, स्ट्रक्चर एक इंटरकनेक्टेड मेंबर होता है जो कि बेसिकली उस मेंबर के ऊपर लोड का एप्लीकेशन किया जाए, ठीक है, तो वो लोड को क्या करता है, वो लोड को सस्टेन करके लोड को कैरी करके रखता है, ठीक है, और वो लोड के कारण बेसिकली उस सिस्टम में डिफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए। तो वैसा इंटरकनेक्टेड मेंबर या वैसा सिस्टम, ठीक है, या इंटरनली कनेक्टेड मेंबर जो लोड को कैरी करके रखता है, ठीक है, लोड को सपोर्ट करके रखता है, लोड को सस्टेन करके रखता है, जो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। जिसमें अगर दो मेंबर एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि दो मेंबर या दो एलिमेंट्स के बीच में आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बड़ा बड़ा फ्लाईओवर, बड़ा बड़ा ब्रिज देखा होगा, रेलवे का ब्रिज, दोनों साइड से लोहे का बहुत बड़ा बड़ा ट्रस दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डिजाइन बना हुआ देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डिजाइन बना हुआ देखा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, या बड़ा बड़ा टावर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े टावर्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ इस तरीके से बना हुआ टावर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये सारा ज्वाइंट जहां पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, जो सारे ज्वाइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा कि ये तो परमानेंट कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर इसको ऐसे समझा जाए तो ये एक तरह का मेंबर है जिसपे इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट का बिहेवियर क्या होगा, सारे पॉइंट का काम क्या है, ये लोड को कैरी करके रखेगा, ये लोड को बेसिकली कैरी करके रखेगा और इस लोड के कारण इस सिस्टम में आपका डिफॉर्मेशंस नहीं होगा। और कहीं भी कोई भी कनेक्टेड मेंबर एक दूसरे से जो कनेक्टेड किया हुआ रहेगा, ठीक है, हर एक मेंबर एकदम परमानेंट फिक्स किया हुआ रहेगा, दो मेंबर के बीच में आपका कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब कहने का हुआ कि ये मेंबर और ये मेंबर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर जाएगा, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा। तो वही डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है क्या, इट इज
एन इंटरकनेक्टेड मेंबर विच विल सपोर्ट फोर्स, जो फोर्स को सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, एंड लोड, अब उसके कारण फोर्सेस लग रहा है, विंड के कारण फोर्स लग रहा है, या एटमॉस्फेरिक में चेंजिंग होने के कारण फोर्स लग रहा है, या बहुत ऐसा लोड लग रहा है उसके ऊपर, गाड़ी का लोड, ट्रेन का लोड, या बहुत सारी जो चीजें जिसके लिए वो डिजाइन किया गया, उस लोड को, वो लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो लोड को क्या करके रखेगा, कैरी करके रखेगा, ठीक है, वो लोड को सस्टेन करके रखेगा। वो लोड के कारण बेसिकली, वो लोड के कारण जो सिस्टम नीचे जाने की कोशिश करेगा उसको नीचे नहीं जाने देगा। जैसे बड़ा बड़ा ब्रिज तुम लोग देखा है ना, बड़ा बड़ा, जैसे जेपी सेतु देख लो, गांधी सेतु जो सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन से बना रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा जो लोहा खड़ा किया गया है, एच बीम आई बीम जो खड़ा करके एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा बेसिकली क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। टेलीफोन का बड़ा बड़ा टावर, बिजली का बड़ा बड़ा टावर, 33,000 सप्लाई वाला जो देखता होगा बड़ा बड़ा फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर है जो सारे मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। और कहीं भी कैसे भी आप एक दूसरे को देखिएगा ना, कहीं से देखिएगा तो हमेशा 3 वो मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, 3 वो मेंबर हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, 3 वो, किसी भी साइड से आप देख लीजिएगा 3 वो मेंबर हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इसलिए कनेक्टेड होगा कारण कि ये डिफिशियंसी इसमें ना आए, ये स्टेबल रहे, ठीक है, ये इसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। इसी कारण से 3 मेंबर को हमेशा एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ा जाता है कि 3 मेंबर हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। अगर कोई एक मेंबर यहां से हटा देंगे और इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसका डिफिशियंसी बढ़ जाएगा, मतलब ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये हो सकता है कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो वो सिस्टम जो लोड को कैरी करके रखता है, ठीक है, जो लोड को सपोर्ट करके रखता है और 2 एलिमेंट्स के बीच में या 2 मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, ठीक है, तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है बेसिकली। जो एक इमेज के थ्रू हम आपको बोर्ड पे या स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ठीक है। ट्रस हो गया, ये इसको हम लोग ट्रस बोलते हैं, बड़ा बड़ा फोन का टावर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, बेसिकली ट्रस कहलाता है, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर कहलाता है। आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, जिसमें ब्रिज ब्रिज अभी बताएं, जो ब्रिज का स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, जो जिसको हम लोग बेसिकली ट्रस कहते हैं। बिल्डिंग्स में जो छत डालने के पहले लोहे का फ्रेमिंग बांधा जाता है, छड़ का जो फ्रेमिंग बांधा जाता है आरसीसी करने के लिए, ठीक है, वो बिल्डिंग, ठीक है। मशीन कंपोनेंट, जैसे बड़ा बड़ा मशीन वगैरह जब आप लोग खरीदते हैं तो बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर पे बनाया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसके ऊपर मशीन को रखा जाता है, या पहले मशीन को स्ट्रक्चराइज किया जाता है, तब मशीन को उसमें ले जाकर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा ट्रक, गाड़ी, 4 व्हीलर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर कंपनी वाला दे देता है, बाकी जो एक्स्ट्रा से सर्विस लगाना होता है वो बाहर जाके आपको लगवाना होता है। जैसे ऑटोज खरीदे, ट्रक्स खरीदे, ठीक है, जीप खरीदा, ठीक है, वो सिर्फ आपको लोहे का एक स्ट्रक्चर उठा कर दे देगा, बाकी जो उसके ऊपर ये जो कंटेनर लगवाना है, या जो उसके ऊपर जो आपको अलग से बॉक्स लगवाना है, या जो भी चीज़ें लगवानी है आपको, ठीक है, तो वो आप कहीं गैरेज में, पर्टिकुलर गैरेज में जाकर उस सारी चीज़ों को सेट कराते हैं एक्स्ट्रा एसेसरीज के साथ, तो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा। तो ये आई होप ये पूरा टर्म स्ट्रक्चर का आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हमने बताया कि मॉस पढ़ने से पहले या मॉम पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि मटेरियल का बेसिक बिहेवियर क्या है, मटेरियल कैसा नेचर का होना चाहिए। तो ये अगला जो आपका टॉपिक है ये है एजम्पशन इन मॉस या एजम्पशन इन मॉम, ठीक है। मॉम में क्या क्या मटेरियल, क्या क्या एजम्पशंस होगा, जैसे अभी आपको समझाया गया कि कोई भी वर्क आप करते हो, ठीक है, तो वर्क करने के पहले आपका प्लानिंग होता है। डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा करने के पहले आपका कुछ प्लानिंग होगा कि हाँ इसमें जॉब हमको पहले मिलेगा, ये प्री प्लान, ठीक है। उसी तरीके से कोई अगर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट पढ़ने के पहले आपके दिमाग में एक प्लानिंग होना चाहिए कि इसमें जितना सारा मटेरियल इस्तेमाल होगा या मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, किस नेचर का होगा, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग जानेंगे। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड एजम्पशंस हैं जिसको हम जानेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो पहला क्या कहता है, मेंबर एज्यूम्ड टू बी प्रिज्मेटिक, ये बिहेवियर है मटेरियल का, बेसिकली एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है।
प्रिज्मेटिक कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन इसका अलग से लिखाएंगे। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन अगर उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ वाइज उसका क्रॉस सेक्शन सब जगह यूनिफॉर्म होगा, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक कहेंगे। जैसे देखिए, ये अगर मान ले कि ये कोई एक रॉड है, ठीक है, ये कोई एक बार है, ठीक है, इसके लेंथ के हिसाब से ये पूरा इसका लेंथ है, जितना सेंटीमीटर या जितना मीटर का लेंथ होगा ये लेंथ के हिसाब से कहीं भी आप क्रॉस सेक्शन देख लीजिएगा, क्रॉस सेक्शन मतलब इसका कहीं से आप डायमीटर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सब जगह डायमीटर आपका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसके डायमीटर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे ये पेन, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक देखा जाए, यहां से लेके यहां तक इसका देखा जाए, ठीक है, तो ये लेंथ वाइज इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, वैसे मटेरियल को हम लोग प्रिज्मेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, मॉम में, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, कंस्ट्रक्शंस के लिए या डिजाइन के लिए, जो भी चीज करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मटेरियल का बिहेवियर मान के चलेंगे, मटेरियल किस नेचर का होगा, तो मटेरियल आपका प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक का मतलब आपको समझा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम अकॉर्डिंग टू लेंथ, लेंथ के हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें देखो अगला इसका है, बॉडी फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। देखो एक तरह का फोर्स होता है, बॉडी फोर्स क्या कहता है कि वैसा फोर्स जो इंटायर बॉडी के ऊपर लगे एक ही बार में, ठीक है, वैसे फोर्स को बॉडी फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटायर बॉडी पे कहीं भी आप लगाइए या लगता है, सब जगह सिमिलर लगता है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक के वायर को छूते हैं, खाली नंगा तार को छूते हैं, तो हाथ से छूते हैं तो सिर्फ हाथ ही में झटका मारेगा, वो पूरा बॉडी का, पूरा फोर्स का इफेक्ट आपका क्या रहेगा, इंटायर बॉडी के ऊपर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला बॉडी फोर्स के बारे में, तो बॉडी फोर्स मैंने आपको समझाया कि बॉडी फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इंटायर बॉडी के ऊपर लगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स, दीज ऑल आर बॉडी फोर्स, ठीक है। तो जब हम सॉम पढ़ेंगे, मॉस पढ़ेंगे या मॉम पढ़ेंगे, तो उस समय इस बॉडी फोर्स को हम लोग कंसीडर करके नहीं चलेंगे। मतलब जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, कैसा कैसा फोर्स लगता है वो मैंने आपको समझ बताया, उन सारे फोर्सेस को मेरे को कंसीडर नहीं करना है। तीसरा एजम्पशन क्या कहता है, लोड इज एज्यूम्ड टू बी स्टैटिक, मतलब बॉडी के ऊपर जो लोड लग रहा है, ठीक है, उस लोड को हम मान के चलेंगे कि वो लोड आपका क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक का तो मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा या जान रहे होंगे बात, ये एक लोड का टाइप है, लोड अलग से हम पढ़ाएंगे। तो बेसिकली स्टैटिक लोड क्या करता है, ठीक है, कि अगर आप टाइम और वर्सेस लोड का डायग्राम प्लॉट खींचिएगा, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी लोड अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है या उसके मैग्नीट्यूड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा लोड, ठीक है। ये देखो ये लोड है, ये टाइम है, तो टाइम और लोड के बीच में अगर ग्राफ मैंने खींचा तो ये लोड शुड बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो वो कहलाता है स्टैटिक लोड, जो डेड लोड की कैटेगरी में आता है। तो हम क्लियर करेंगे, तो लोड एक अलग से हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लोड कितने तरह का पढ़ना है, ठीक है। जब तक हम लोड नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सॉम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लोड जब हम लोग पढ़ेंगे तो लोड कितने तरह का होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ में, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर प्रॉपर्टी जो कहता है कि मटेरियल जो होगा, मटेरियल जो कोई भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मटेरियल आपका है, ठीक है, मटेरियल आपका हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हुक्स लॉ तो आपको पता ही है, हुक्स लॉ क्या होता है, तो हुक्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपको पढ़ना है, समझाऊंगा मैं, बताऊंगा। जहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे आप यंग्स मॉडुलस लगाते हैं, तो यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बेसिकली आपका इलास्टिक लिमिट तक डिफाइंड है। तो मटेरियल में हम मान के चलेंगे कि मटेरियल आपका किस तरह के लॉ को फॉलो करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। मतलब दीज ऑल कंडीशंस आर आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी चीजों को अगर आप पढ़ते हैं तो वो सारा का सारा आप आइडियल केस में पढ़ते हैं, किसी भी डेरिवेशंस को आप करते हैं तो वो सारा का सारा आइडियल केसेस में होता है। बाकी जो लॉसेस वगैरह या जो लॉसेस कंसीडर करने होते हैं वो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम उस लॉस को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगला
ये चौथा नंबर टॉपिक रहा, ये चौथा नंबर पॉइंट है। पांचवा नंबर पॉइंट क्या कहता है, मटेरियल एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब कि अगर वॉल्यूम के हिसाब से ध्यान से सुनना, वॉल्यूम के हिसाब से मटेरियल का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम होगा, दैट विल बी होमोजीनियस। ठीक है, ये सब डेफिनेशन हम अलग से लिखवाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, तो हम बताएंगे कि होमोजीनियस क्या है, प्रिज्मेटिक क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है, बॉडी फोर्स क्या है, स्टैटिक लोड क्या है, ये सब हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, होमोजीनियस मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी या मटेरियल का प्रॉपर्टी उसके वॉल्यूम के हिसाब से सिमिलर होगा, यूनिफॉर्म होगा, दैट विल बी नोन एज क्या, होमोजीनियस बताएंगे। एंड आइसोट्रोपिक, तो आइसोट्रोपिक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी उसके डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से मटेरियल का प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होगा, दैट विल बी नोन एज क्या, आइसोट्रोपिक। जैसे दुनिया में जितना सारा मेटल होता है, दीज ऑल मेटल आर आइसोट्रोपिक। आप उसको कहीं से काट दीजिएगा, अगर गोल्ड है, गोल्ड को आप कहीं से तोड़ दीजिएगा तो गोल्ड ही दिखेगा। ब्रिक्स को आप कहीं से तोड़ दीजिएगा तो ब्रिक्स ही रहेगा। स्टोन को आप कहीं से भी तोड़ दीजिएगा तो स्टोन ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से, तीनों डायरेक्शन में अगर कहीं से उसका प्रॉपर्टी चेक किया जाए तो प्रॉपर्टी आपका सब जगह सिमिलर होगा, दैट विल बी आइसोट्रोपिक। वॉल्यूम के हिसाब से अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी सब जगह सिमिलर होगा, दैट विल बी होमोजीनियस। ठीक है, कंटिन्यूटी, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मटेरियल के जो हम वीडियो वाइज एक एक करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में, जब मेरे पास आपके सामने अगला वीडियो लेक्चर जाएगा, तो उसमें हम अब सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। जो अगला टॉपिक जो होगा, हम लोड के बारे में जानेंगे कि लोड क्या है और कितने तरह का लोड होता है, एक एक करके डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप हम सिलेबस की तरफ मूव करते जाएंगे। लोड के बाद हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी सुटेबल वीडियो होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो आपके सामने जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप आपके सामने जाएगा। तो ये बेसिक था, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।